सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू में कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं और थोड़े नंबर ऑफ ज्यादा है, थोड़े नंबर ज्यादा। आज अगर आप लोगों ने वो देखा होगा जो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे डेली अपलोड हो जाता है, जिसमें टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं उसमें देखा होगा, उसमें आज 8 टॉपिक्स होंगे, है ना। बच्चों को लग रहा होगा सर बोलते तो 5 ही हो, दे दिया 8, है ना। ऐसा नहीं है, अगर उसको ध्यान से देखो तो उसमें 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं ना जो बहुत टाइम से रिपीट हो रहे हैं। आज भी व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में एक टॉपिक है जिसको मैंने स्पेशली छोड़ा है कि आई एम नॉट गोइंग टू डील दिस अगेन एंड अगेन, क्योंकि वो तीसरी बार इस लास्ट वीक में आया था और पहली बार इस वीक में, क्योंकि आज मंडे है तो संडे मंडे का इसमें दोनों रहेगा। और थोड़ा ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है, थोड़ा लीगल है और सब चीज का तड़का है। तो मोदी जी का भी तड़का बहुत मस्त मिला है, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप लोग रिवाइज भी कर रहे होंगे। रिवाइज करना इज एसेंशियल, उनके काम नहीं चलेगा बॉस, है ना। फर्स्ट है, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज अमंग 6 न्यू गवर्नर्स अपॉइंटेड। नए गवर्नर का अपॉइंटमेंट हुआ है। बहुत लाजमी है कि आपकी डीयू एमएच सेट स्लैट में वन लाइनर में किसी ना किसी एक स्टेट का गवर्नर उठा के पूछ दे, ठीक है। तो प्लीज उन चीजों को कंठस्थ अच्छे से याद रख लेना। 6 न्यू गवर्नर्स, नहीं तो एक बार दो बार नाम देख लेना ताकि ऑप्शन आए तो टिक लग जाए। इसका और एस्पेक्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के एस्पेक्ट से देखेंगे। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग एक ऐसे जज है जो डिमोनेटाइजेशन वाले बेंच में थे, जिसका जजमेंट आया था 6 जनवरी को, आई गेस, उसमें वो थे और उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो चलिए, वो तो अलग बातें हैं। खैर, तो हम इसमें गवर्नर का अपॉइंटमेंट देखेंगे। सेकेंड है, महर्षि दयानंद का बर्थ एनिवर्सरी था 200। इस पे मोदी जी ने कुछ इनॉग्रेशन वगैरह किया है, तो देखेंगे। द डिमांड फॉर अ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बाय द त्रिपुरामुथा, ये त्रिपुरा से रिलेटेड है। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, अगर आपने गोरखा लैंड का नाम सुना होगा तो पहले गोरखा लैंड की बात थी, अब त्रिपुरा लैंड की बात है। आर्टिकल 1 एंड 2, आर्टिकल 2 एंड 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। तो थोड़ा सा वेटेज बढ़ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का इन सब मामलों में, इनको भी देखेंगे। एरो इंडिया फ्लाइज हाई 98 पार्टिसिपेटिंग नेशंस, एरो इंडिया बेंगलुरु में हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले एग्जाम्स में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये लास्ट नहीं है, एक टॉपिक और है जो व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में, आई विल बी डीलिंग दैट सेपरेटली। एक टॉपिक है, चाइनीज वुमेन बाइज अनइनहेबिटेड जापान आइलैंड ट्रिगर्स अलार्म रिपोर्ट। देखो, एक रिपोर्ट आई कि जिसमें ये कल परसों की इंस्टाग्राम पे आई थी और हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको नोट भी किया था। द हिंदू ने अभी तक नहीं डाला है इसको, उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा होगा। बट हाँ, हम इसे थोड़ा सा जापान की ज्योग्राफी समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या है और कौन सा आइलैंड इन्होंने खरीदा है। अब देखो, चाइनीज है कोई और जापान का कोई आइलैंड खरीदे तो थोड़ा सा एक हो जाता है नहीं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा। पाकिस्तान का कोई हो और इंडिया में कोई आइलैंड खरीदे तो प्रॉब्लम होता है ना, वैसे ही है, सेम बातें, ज्यादा कुछ है नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ गवर्नर के फेसेस है जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है अभी। सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं, एक अब्दुल नजीर साहब। देखो, एस अब्दुल नजीर इज अमंग द 6 न्यू फेसेस वो अपॉइंटेड एज गवर्नर बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। देखो, इसमें हमें बेसिकली फोकस करना है एक एस्पेक्ट पर, दैट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। आप लोग पॉलिटी में पढ़ते होंगे, चाहे स्लैट दे रहे हो, चाहे डीयू दे रहे हो, चाहे एमएच सेट दे रहे हो, या फिर अपकमिंग क्लैट दे रहे हो 2024 वाला। तो वो अगर क्लैट दोगे तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और क्लैट 2023 ने पूछे भी थे, जो बताया था मैंने प्रेसिडेंट के टाइम पे, प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो ऑप्शन सी और बी था उसका आंसर। आई स्टिल रिमेंबर दैट, वो क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है। में प्रेसिडेंट का पूछा जाता है कि इलेक्शन में कौन कौन, इलेक्शन का प्रोसीजर पूछा गया था। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट, बहुत बच्चे ओपन बैलेट लगा के चले आए थे। तो चलिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान रखिए, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है गवर्नर का अपॉइंटमेंट। और गवर्नर जो होता है अंडर द हैंड एंड सील ऑफ द प्रेसिडेंट होता है। ये टर्म याद रखना, हैंड एंड सील। और गवर्नर जो होता है वो आपका कहा जाता है फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड बेसिकली, ठीक है। और एक लिंकिंग एस्पेक्ट होता है बिटवीन द स्टेट एंड द यूनियन, ये चीज याद रखना। प्रेसिडेंट ऑल्सो एक्सेप्टेड द, अच्छा इसमें बीच में रेजिग्नेशंस भी आए थे कुछ। और महाराष्ट्र के गवर्नर का रेजिग्नेशन आया भगत सिंह कोश्यार का, और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर का रेजिग्नेशन आया। जब रिशफलिंग हो रही तो आर के माथुर साहब लद्दाख से और महाराष्ट्र से भगत सिंह कोश्यार साहब ने रिजाइन किया और 6 लोग अपॉइंटमेंट हुआ उनके अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, आर्टिकल 153 से 167 डील करता है गवर्नर से। तो पार्ट 6, ये पार्ट वाले क्वेश्चन कभी कभार पूछे जाते हैं तो पार्ट याद रखो, जैसे पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 डीपीएसपी, पार्ट 4 ए फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना, पार्ट 5 यूनियन,
फिर उसके बाद पार्ट 6 है गवर्नर के बारे में, ठीक है, 153 से 167। 153 बेसिकली बोलता है देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ स्टेट, वन और मोर देन स्टेट का भी ऐसा रहता है, ये देखना। गवर्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। गवर्नर कभी भी इलेक्ट नहीं होता है, याद रखना, गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड इलेक्टोरल कॉलेज इन केस विद द प्रेसिडेंट, ठीक है। गवर्नर को कभी भी इलेक्ट नहीं होता है, गवर्नर हमेशा अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। स्टार्टिंग मैंने ये बताया था कि वारंट हैंड सील के अंदर ये आता है, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, ये टर्म याद रखना, कभी कभार आपको मिसलीड किया जा सकता है ये टर्म देख के। इन अ वे ही इज नॉमिनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट एक नॉमिनेशन देती है कि भाई साहब ये इसको ले आओ वहां पे, इनको गवर्नर बना दो, ठीक है। गवर्नर बना के रखोगे अपना तो बेनिफिट रहते हो, है ना, स्टेट में काम आसान हो जाता है आपके लिए। ये पॉलिटिकल एंगल है, ठीक है, पॉलिटी का एंगल नहीं, ये पॉलिटी एंगल है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट करता है और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अंडर हिज हैंड एंड सील। अब प्रेसिडेंट अगर अपॉइंट करते हैं तो रेजिग्नेशन कौन ले सकते हैं? प्रेसिडेंट, याद रखना, डायरेक्ट सिंपल है। अगर अपॉइंट जो करेगा वही रेजिग्नेशन लेगा और वही हटा सकता है, और प्रेसिडेंट को जब मन तब हटा सकता है। का टेन्योर 5 होता है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स सिक्योरिटी नहीं है टेन्योर की, याद रखना, आगे देखेंगे। बट एज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, देखो 1979 में सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बेहतरीन जजमेंट आई, हरगोलैंड पंत वर्सेस डॉक्टर रघुकुल तिलक एंड अदर्स। इसमें बेसिकली ये कहा गया गवर्नर का पोस्ट जो होता है कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का। गवर्नर एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस कैसे हो गया सर? आर्टिकल 153 में डिफाइन कर रहा है तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होगा, और इंडिपेंडेंट है, ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है, ये चीज याद रखना। और केस का नाम हरगोलैंड पंत वर्सेस डॉक्टर रघुकुल तिलक, ठीक है। इसमें सिंपली सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि गवर्नर जो होता है वो नॉट एन एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑफिस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस 5 इयर्स का होता है। हाउएवर दिस टर्म ऑफ 5 ईयर इज सब्जेक्ट टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि आप प्रेसिडेंट के अंडर हैंड एंड सील आए हैं तो आप प्रेसिडेंट हटा सकता है, आपका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की गारंटी नहीं है। प्रेसिडेंट को लगता है कि हाँ भाई साहब के थोड़े इरादे गड़बड़ा रहे हैं, वापस लो, अपना प्लेजर वापस ले लो, सिंपल। इट्स जस्ट लाइक दी लोकसभा। लोकसभा में आप लोग बात करते हो कि लोकसभा का टेन्योर 5 साल होता है, अच्छा ऐसा है क्या? अगर मान लो कि पीपल मैंडेट ही खत्म हो जाए तो क्या करोगे? तब तो डिसॉल्व हो जाएगी ना लोकसभा ऑटोमेटिकली। अगर लोगों से चुन के गए हैं वो लोग और वहीं पर उनका वो मैंडेट खत्म हो जाता है तो वो चीज वापस ले सकते हैं लोग, लोगों ने वापस ले लिया, यानी आप नहीं रहे लोकसभा के मेंबर, तो कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल होता है। वैसे यहाँ पर आता है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट बहुत आसान सी चीज है कि प्रेसिडेंट ने आपको अपॉइंट किया है तो आप प्रेसिडेंट के प्लेजर में वहां पर हो। प्रेसिडेंट को लगता है कि हाँ आप होल्ड कर सकते हो तो वो होल्ड करने देंगी। 5 साल तक नहीं लगता है, एप्रोप्रिएट रीजंस हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो जा ही सकते हो। अब उसके बाद 5 ईयर के अंदर वो खींच सकती हैं अपना प्लेजर। इट इज एज सिंपल एज दैट। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट जस्टिफिएबल, ठीक है। The governor has no security of tenure and no fixed term of office. He may be removed by the president at any time. किसी भी समय इनको निकाला जा सकता है। According to press release, आप चाहिए कुछ लोगों के नाम स्टार्टिंग बताया तो कुछ लोगों के नाम है 6। एक बार देख लो ताकि एग्जाम में आए तो याद रख सको या टिक लग जाए। उन 4 में से कोई एक ऑप्शन तो लगा के आ जाओ, ठीक है। चलिए देखते कौन कौन से हैं। अरुणाचल में है केटी पारानिक, ये तो याद रह सकता है। लेफ्टिनेंट केटी पारानिक कहाँ है? अरुणाचल में। सिक्किम में लक्ष्मण प्रसाद। एक आप लोगों ने अगर मूवी देखी होगी, शाहरुख खान की मूवी थी जिसमें वो बड़ा एक अच्छा डायलॉग होता है जो लकी, जिसका नाम होता है मेजर राम के नाम से ये जाते हैं, जिसमें सुष्मिता सेन भी है, यस यस। तो वो ऐसी हिली एरिया में था, तो वैसे याद रख सकते हो कि सिक्किम में लक्ष्मण, वो लकी प्रसाद, लक्ष्मण प्रसाद, उसका भी नाम था लक्ष्मण प्रसाद। और यहाँ पे भी लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, यहाँ पे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है, वहां पे याद रखना लक्ष्मण प्रसाद। तो सिक्किम लक्ष्मण प्रसाद, अरुणाचल में केटी पारानिक, ठीक है। ये 2 तो आसान से थे। अब है झारखंड में सीपी राधाकृष्णन, राधाकृष्णन झारखंड। हिमाचल के प्रताप शुक्ला, असम में कटारिया साहब, और नाजीर साहब आंध्रा में। ये तो एकदम अलग से है, अब्दुल नाजीर साहब सुप्रीम कोर्ट के जज थे ये, और उस बेंच में भी थे जिस बेंच ने डिमोनेटाइजेशन का केस देखा था। एस अब्दुल नजीर अरुणाचल में है, असम में है कटारिया, हिमाचल में है शुक्ला साहब, और झारखंड में है राधाकृष्णन साहब। आई गेस की 1-2 बार देखोगे ये वैसे याद हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि अपॉइंटमेंट्स में किसके अपॉइंटमेंट्स हुए थे। इट इज नो लाइक कि नहीं पूछा जाएगा। दीज क्वेश्चंस कैन कम,
ठीक है, और गलत करके आओगे, इट इज माई गारंटी, अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो। चलिए नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती जी का। तो महर्षि दयानंद सरस्वती एक बहुत ही जाने माने स्कूल के फाउंडिंग के रीजन रहे हुए हैं। आर्य समाज की स्थापना की थी, फिर वो स्कूल आर्य समाज के ऊपर चलता है। आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उस स्कूल के थ्रू आउट द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, इवन आई बिलोंग टू दैट स्कूल। ठीक है, तो ये स्कूल बेसिकली डीएवी है, दयानंद एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल, डीएवी, जो डीएवी के नाम से जानते हो आप। फुल नेम अगर नहीं पता है तो जान लो, दयानंद एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल, वो इन्होंने फाउंड किया था। और फिर 200th बर्थ एनिवर्सरी इनकी मनाई गई कल। ठीक है, ये देखते हैं क्या है। एक पब्लिक गैदरिंग हुआ 13 को, 12 को ही, 13 को ही है इनकी शादी। प्राइम मिनिस्टर वाज एड्रेसिंग अ गैदरिंग एट इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम वेयर ही रिलीज्ड अ लोगो फॉर द सेलिब्रेशंस। ही आल्सो पार्टिसिपेटेड इन यज्ञ। देखो, आर्य समाज में ना जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, वो यज्ञ में विश्वास। ठीक है, ये जो पूजा पाठ होती है, मूर्ति पूजा बेसिकली, उसमें ट्रस्ट नहीं होता है, हम विश्वास नहीं करते। हम का मेरा मतलब है आर्य समाज वाले लोग, जो आर्य समाज जिन्होंने एक्सेप्ट किया। इट्स नॉट लाइक कि डीएवी वाले लोग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डीएवी में कहीं-कहीं डीएवी में जाओगे तो यज्ञ होता है, और सैटरडे को आई गेस कि यज्ञ होता है। द पीएम सेड दैट द बर्थ एनिवर्सरी बीइंग सेलिब्रेटेड इन ड्यूरिंग इंडियाज अमृत काल, और ये सेक्रेड इंस्पिरेशन है। अमृत काल का मतलब 100 साल ऑफ इंडिपेंडेंस, लीड अप टू 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस की बात होती है अमृत काल में। लास्ट ईयर बहुत चला था अमृत काल, अमृत काल हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं कि क्या-क्या था। महर्षि दयानंद वाज द इंडियन फिलोसोफर, जिन्होंने, जो एक सोशल लीडर थे, ठीक है, और इनको मोर देन अ सोशल रिफॉर्मर देखना चाहिए। इन्होंने आर्य समाज की फाउंडेशन की, ठीक है, रिफॉर्म लाए, वैदिक धर्म, वैदिक मूवमेंट था, उसमें रिफॉर्म लेके आए। ही वाज द फर्स्ट टू गिव द कॉल ऑफ स्वराज एज इंडिया फॉर इंडियन। भारत भारतीयों का है, ऐसा इन्होंने कहा था 1876 में। ठीक है, आर्य समाज 18 आर्य समाज की स्थापना की, वैदिक धर्म का एक मूवमेंट चलाया, और इन्होंने एक स्लोगन दिया था स्वराज का, एज इंडिया फॉर इंडियन इन 1876। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती वाज बोर्न ऑन February 12, कल था February 12, 1824 इन टंकारा, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इन ब्राह्मण फैमिली, ठीक है। हिज पेरेंट्स लालजी तिवारी एंड यशोदा बाई वर द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, मतलब एक ब्राह्मण फैमिली से आए और एक आर्य समाज की स्थापना की, हर कास्ट से, रिलीजन से हटके स्थापना की, और इंडिया फॉर इंडियंस का एक स्लोगन भी चलाया। ठीक है, 1824 में। ये चीजें याद रखना, ऐसे हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्लैट, एमएचसेट, कोई सा भी एग्जाम हो, ये फिर पूछते रहते हो कि सर हिस्ट्री से क्वेश्चन कहाँ से आता है। अरे ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठा लेते हैं करंट अफेयर से। कोई किसी का भी बर्थ एनिवर्सरी दिख गया, महादेवी वर्मन का दिख गया, आज हम लोग महर्षि दयानंद सरस्वती का देख रहे हैं, कल किसी और का आएगा, तो वहां से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। जैसे अभी शिवरात्रि आ रही है ना, शिवरात्रि आ रही है तो उसमें सर कैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन उठेंगे। तो नटराजन स्टैचू होती है ना, नटराज एक मुद्रा होती है शिव की, नटराज मतलब उसमें 9 डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको पढ़ लेना एक बार, क्या पता उसमें से क्वेश्चन आ जाए तो कर सको। फर्स्ट आर्य समाज यूनिट वाज फॉर्मली सेट अप बाय हिम इन मुंबई 1875 एंड द हेडक्वार्टर ऑफ समाज वाज एस्टैब्लिश्ड इन लाहौर। ये लाहौर उस टाइम का इंडिया का पार्ट था, आज पाकिस्तान का है। ठीक है, डीएवी स्कूल्स केम इनटू बिगिन 1886 में, डीएवी स्कूल्स स्टार्ट हुए, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स। ठीक है, टू रियलाइज द विजन ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके ही विजन्स को मतलब रियलाइज कराने के लिए, सोसाइटी को इनबिल्ट कराने के लिए एक एजुकेशन के फॉर्म में डाला गया डीएवी सोसाइटी। ठीक है, डीएवी स्कूल। ये डीएवी स्कूल का केस भी है, एक आर्टिकल जब 25 पढ़ोगे आप, आर्टिकल 25 और 29, 25 और 29 पढ़ोगे तो आपको डीएवी का केस मिलेगा, डीएवी वर्सेस पंजाब का, जिसमें ये था कि पंजाबी पढ़ाना उसमें कंपलसरी कहा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ये नहीं माना जाएगा, इसमें ये हिंदी बोलने वाले ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, हिंदी विल बी द लैंग्वेज। तो फर्स्ट डीएवी स्कूल लाहौर में आया, और विद महात्मा हंसराज इसके हेडमास्टर थे। हिज व्यूज वर पब्लिश्ड इन फेमस बुक सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती के। इन्होंने एक स्लोगन दिया था, बैक टू द वेदास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारा, द डिमांड फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, द ट्रिपन मुथा। देखो त्रिपुरा मुथा जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, वो आएंगे। एक दो बातें समझ लो बट इसमें जाने से पहले देखो, एक बात होती है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंट,
ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, देखो एक शेड्यूल्स तो आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे अभी तक आई गेस, जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो 12 शेड्यूल्स होते हैं ना, पता होगा। और 6 शेड्यूल तो जरूर पढ़ा होगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 शेड्यूल, 6 शेड्यूल जो है आपका बेसिकली वो बात करता है 4 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं। तो 4 कौन से हैं? वो है तिमामी स्टेट, वेट, ये तिमामी एक निमोनिक्स है बेसिकली। त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, एमी से मेघालय, तिमामी, ये समझ लेना यार, मैंने बनाया तो ये है मिजोरम, असम और त्रिपुरा, तिमामी स्टेट्स है। तिमामी जिसको बोला जाता है, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, ये 6 शेड्यूल में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं। अच्छा, अब बात क्या चल रही है, ये तो शेड्यूल्स की बात हो गई। अब एक होता है आर्टिकल 2 और एक आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 बोलता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्मेशन कर सकती है नए स्टेट। आर्टिकल 3 बोलता है कि जो नए स्टेट्स हैं वो या तो किसी स्टेट को तोड़ के, किसी को जोड़ के, किसी का कोई पार्ट निकाल के, किसी का कोई पार्ट जोड़ के एक नया स्टेट बन सकता है। ये 4 तरीके होते हैं, किसी को तोड़ के, किसी को जोड़ के, ठीक है, किसी का कोई पार्ट निकाल के और किसी का कोई पार्ट हटा के। सिंपल, जैसे आपका तेलंगाना बना, वो क्या था, वो 2 पार्ट में तो बटा था स्टेट। बिहार बना, बिहार कैसे बना, बिहार पहले ओरिजिनली नहीं था, बिहार झारखंड ओरिजिनली नहीं था, सॉरी, बिहार तो था ही, झारखंड वाज द पार्ट ऑफ बिहार, बिहार और झारखंड को अलग कर दिया गया आर्टिकल 3। उत्तर प्रदेश, पहले उत्तराखंड नहीं था, उत्तर प्रदेश को अलग किया गया उत्तराखंड से, उत्तराखंड को निकाल दिया गया ताकि अच्छे से गवर्न किया जा सके, और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड 2 स्टेट्स बने। ठीक है, वैसे बिहार झारखंड का भी है। तो आर्टिकल 3 से आता है वो, आई गेस की ये आर्टिकल पता होना चाहिए आपको, इससे क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपसे पहले भी। आर्टिकल 2, और ये आर्टिकल तो अब न्यूज में है, इससे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इट विल फॉर्म अ वेरी गुड क्वेश्चन। और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात करें तो 6 शेड्यूल, एक बार 6 शेड्यूल उठा के देखना, उसमें लिखा होगा कि अपार्ट फ्रॉम दीज स्टेट्स, दैट इज द असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, दैट इज द तिमामी स्टेट्स, इनको हटा के बाकियों पे ये प्रोविजंस लागू होंगे। ठीक है, इन पे लागू नहीं होते हैं। अच्छा, अब ये जो हम बात कर रहे हैं ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, ये आपका तकरीबन बांग्लादेश के पास आता है। ठीक है, बांग्लादेश के पास एकदम किनारे में आएगा, छोटा सा ये। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बता रहा है, इसमें 19 आपके ट्राइब्स हैं अलग अलग। ठीक है, 19 अलग अलग ट्राइब्स हैं, तो बाकी तो बहुत सारे, बट 19 जो जाने माने ट्राइब्स हैं इस पर्टिकुलर एरिया में वो है। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जो है वो बेसिकली डिमांड है त्रिपुरा मोथा का। इसमें 19 इंडिजीनियस ट्राइब्स हैं। अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बोल रहे हैं कि हमको अपना नया स्टेट दो। न्यूएस्ट पॉलिटिकल पार्टी है त्रिपुरा का, त्रिपुरा इंडिजीनियस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस, त्रिपुरा मोथा। ठीक है, त्रिपुरा इंडिजीनियस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस यानी त्रिपुरा मोथा। इन लोग का डिमांड है कि भाई साहब एक हमारा अलग होना चाहिए। 2019 में ये फाउंड किया गया था पदयुक्त विक्रम माणिक के दिलबरम के थ्रू। ये त्रिपुरा के लास्ट किंग के बेटे हैं। हैज क्रिएटेड अ फ्लटर विद इट्स ओन डिमांड फॉर अ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। इन्होंने कहा कि हमारा एक अलग त्रिपुरा लैंड होना चाहिए, राजा महाराजा लोग हैं, ऐसे तो रहने की आदत है नहीं। इट्स फर्स्ट फ्लोइंग इनटू द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जब इलेक्शन हुए तो 2021 में marked by a sharp victory where it secured 18 out of 28 seats। ठीक है, तो तिमामी स्टेट्स याद है, जब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के इलेक्शंस हुए तो तिमामी में त्रिपुरा आएगा, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम। तो उसमें जो ये आता है त्रिपुरा, इसमें इलेक्शंस हुए तो इस पार्टी को जो त्रिपुरा मोथा है उसको 18 सीट्स मिले 28 में। बहुत होता है भाई साहब, 50% से ज्यादा सीट्स मिले। ठीक है, तो ये इलेक्शन जीते। उसके बाद से इनके दिमाग में हो गया कि भाई हमको एक अलग से लैंड चाहिए, त्रिपुरा, वो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। और एलिज डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय द त्रिपुरा, इन्होंने कहा कि भाई डिस्क्रिमिनेशन हम फेस करते हैं इस पर्टिकुलर स्टेट में। 6 शेड्यूल टीएडीसी जो फॉर्म हुआ था, जो अभी बात कर रहे थे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के 6 शेड्यूल में, 1985 में फॉर्म हुआ था। ये डेवलपमेंट था इनके राइट्स और इंडिजीनियसनेस को प्रोटेक्ट करने का। इट हैज लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स कवर नियरली 2/3 ऑफ द स्टेट ज्योग्राफिकल एरिया। इनका कहना है कि हम अकेले 2/3 ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया कवर करते हैं स्टेट का, तो हमें अलग से स्टेट चाहिए। चलिए देखिए क्या होता है, तो मोदी जी करेंगे जो करेंगे सो। चलिए
अब आते हैं एरो इंडिया फ्लाइज हाई विद 98 पार्टिसिपेटिंग नेशंस। ये एयरफोर्स स्टेशन यलंका बेंगलुरु कर्नाटका इंडिया में हो रहा है। द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज इसका टैगलाइन है, और एरो इंडिया 2023। ठीक है, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ये आपके एग्जाम पूछा जा चुका है एक बार कि थीम क्या था। थीम में बहुत पूछे जाते हैं, याद रखना। पीएम ने 5 डे इवेंट ओपन किया भाई, 75,000 करोड़ एक्सपेक्टेड है इससे, इस थीम से, इस इवेंट से। 14th एडिशन है, 809 इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज इसमें आ रही हैं, बहुत जानी मानी कंपनीज आ रही हैं। विल सी की कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं इसमें। होस्ट कर रहा है डिफेंस डिपार्टमेंट और डिफेंस प्रोडक्शन ऑपरेटिंग अंडर द डिफेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, इसमें आ रहा है तपास BH ऑफ DRDO, मेड इट्स डेब्यू इन द शो। तपास इज एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इट फुलफिल्स द स्टार रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन मिलिट्री। ठीक है, स्टार इज एन इंटेलिजेंस सर्वेलेंस टारगेट एक्विजिशन एंड रेन्यूसांस, इट कैन ऑपरेट 28,000 फीट। लोकहीड मार्टिन, बहुत नाम सुना होगा, यूएस बेस्ड कंपनी लोकहीड मार्टिन, वो भी डेब्यू कर रहा है। द कंपनी टू शोकेस इट्स डिफेंस कैपेबिलिटीज एट द शो। बस इसमें और ज्यादा कुछ जानने के लिए था नहीं, आप इतना जान लो कि लोकहीड मार्टिन, तपास, स्टार, ये सब आ रहे हैं। क्या थीम था रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, कितना एक्सपेक्टेड है, 14th एडिशन है, कहाँ हो रहा है, बेंगलुरु में, बस काम खत्म। अच्छा, कल 2-3 दिन पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ कि एक चाइनीज वुमेन जापान का एक अनइनहैबिटेटेड आइलैंड खरीद ली। ठीक है, और उन्होंने नहीं खरीदा, उनकी कंपनी ने खरीदा। ठीक है, तो एक बार जापान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये PDF डाउनलोड कर लेना, PPT, या फिर ये मैप गूगल कर लेना, उसके बाद इस मैप को देखना, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक आध चीजें हैं, ये चीज देख लो। जापान के ऊपर जाओगे यहां पर, तो इस साइड रशिया आता है। तो सोचोगे सर ये बीच में क्या है फिर? ये बीच में ना आपको है क्यूरिल आइलैंड। जब वर्ल्ड मैप खोलोगे तो उसमें मिल जाएगा क्यूरिल आइलैंड। क्यूरिल आइलैंड जो है वो जापान और रशिया का डिस्प्यूटेड आइलैंड है, ये याद रखना। एक बार पूछा गया था किसी एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज द डिस्प्यूटेड बिटवीन द रशिया एंड जापान। ठीक है, अच्छा, इस तरफ ईस्ट ऑफ जापान है, ये नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया। कोरिया की कैपिटल है सियोल। ठीक है, जो लोग कोरियन ड्रामा या के ड्रामा देखते हैं उनको पता होगा, नहीं पता तो लानत है फिर, क्या देख रहे हो, है ना। सी ऑफ जापान ये ईस्ट में है इसके। अच्छा, इधर इसमें 2-3 चीजें हैं जो आपको याद रखना है। इन्होंने खरीदा है ओकिनावा आइलैंड। ठीक है, ओकिनावा ही खरीदा, आगे देख लेंगे। जापान, देखो जापान के मेजर 4 आइलैंड्स, अगर नॉर्थ से साउथ आएगा, होक्काइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु। ठीक है, ये 4 आइलैंड है। देखो क्या भूल गए, देखो होक्काइडो, ये वाला जो है आपका होक्काइडो है, या होक्काइडो जो बोल लो, होक्काइडो उस पर लिखा है साफ। दूसरा है होन्शु, होन्शु सबसे बड़ा है। होन्शु जो है वो आपको सबसे बड़ा है, ये वाला पार्ट है होन्शु। और ये वाला जो पार्ट है छोटा वाला नीचे, होक्काइडो, होन्शु, ये है शिकोको, और ये है क्यूशु। ठीक है, ये 4 तो याद ही रहेंगे, होक्काइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु। सबसे बड़ा एरिया वाइज होन्शु। होन्शु की अगर बात करें तो एरिया वाइज सबसे बड़ा आइलैंड है। इसमें और भी 2-4 बातें कर लेते हैं फिर, जब इतना कर ही रहे हैं तो। जितने भी मेजर एरिया है, जैसे टोक्यो हो गया, फुकुशिमा हो गया, या फिर आप क्योटो रख लो, नगोया रख लो, ओबे रख लो, ओसाका रख लो, ये सब आप पढ़ते हो, क्योटो प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, ऑप्शनल प्रोटोकॉल, ये सब इसमें आता है। तो ये सारी चीजें आपको होन्शु में मिलेगी। बड़ा आसान है, जहां कुछ ना समझ में आया होन्शु डाल दो। हाँ, लेकिन 2 चीज है, हिरोशिमा होन्शु में मिलेगी और नागासाकी क्यूशु में मिलेगी। हिरोशिमा भी होन्शु, नागासाकी क्यूशु में मिलेगी। बस एक है आपको नागासाकी, हिरोशिमा नागासाकी 2 बॉम्बिंग जगह थे ना वहां पे। तो ये चीज देखने लायक है इसमें, इस पूरे जापान की इमेज में। बस ये 4 याद रखना, होक्काइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु। और होन्शु सबसे बड़ा है, और जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें हैं वो सब आपको होन्शु में ही मिलेंगी। चल, अब आते हैं ओकिनावा आइलैंड ही खरीदा। देखो स्टार्टिंग में ही बताया था, ओकिनावा आइलैंड एकदम नीचे में है ओकिनावा, यहाँ पर ओकिनावा। ये ryukyu आइलैंड्स का एक पार्ट है ओकिनावा आइलैंड, एकदम लास्ट में है, ईस्ट चाइना सी में। पूछा जाए तो ये भी कर लोगे, या फिलिपाइन सी, ईस्ट चाइना सी और फिलिपाइन सी के बीच में ओकिनावा। अब इमेज देख लो, आधा ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी। और जापान में कौन सा एक आर्किपेलाजियो है,
ईजू आर्किपेलाजियो। कुछ कुछ एस्पेक्ट्स हैं, क्लियर कर लो, नहीं समझ में एक बार रिवाइंड करके देख लो, चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट हाँ क्लियर रखना, अकीदो, होंशु, चिकोकू, क्यूशू। होंशु सबसे बड़ा है, सारी चीजें होंशु में है, बस नागासाकी तुम्हारा क्यूशू में है। एक ईजू आर्किपेलाजियो है जापान में, और उसके बाद अगर ज्यादा करना है तो एक ओकिनावा जो अभी खरीदा गया है फिलिपाइन और ईस्ट चाइना सी के बीच में। चलिए, Okinawa Island, the island is located in the north of the Okinawa main island and part is also owned by the Tokyo-based consulting firm. The report said. रिपोर्ट कैसा कहना है? अच्छा ये देखो थोड़ा सा, ये चाइना प्लानिंग वो तो चलो खत्म हो गया। अब एक आता है चाइना प्लानिंग अक्साई चीन रेलवे लाइंस टू कनेक्ट द तिब्बत एंड जिनजियांग। अभी रिसेंटली चाइना ने कहा कि हम दो जिनजियांग और तिब्बत को कनेक्ट करेंगे बाय रेलवे लाइन। तो इसमें हमें देखना है कि कितने डिस्टेंस की होगी, हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये LACC होके गुजरेगी ये लाइन। ठीक है, आई होप कि ये आइडिया तो लग गया होगा ये किस चीज का मैप है। ये चाइना का मैप है, ये नेपाल और ये इंडिया वाला पोर्शन अपना। ठीक है, उसको अभी छोड़ देते हैं यहाँ से। ये बर्मा वाला रीजन है आपका। अच्छा ये देखो, ये रहा चाइना, ये रहा जिनजियांग प्रोविंस, और ये रहा तिब्बत का ऑटोनोमस रीजन। अगर ये यहाँ से भी शुरू करेंगे तो इनको यहाँ जाना है, या कहीं ना कहीं इधर से निकालेंगे ताकि ये कनेक्ट कर पाए। ये रेलवे लाइन है बेसिकली, ये पूरा रूट है रेलवे लाइन का। किस तरह से इसको छोड़ सकते हो अगर मन है तो एक बार देख लेना, रूट अगर देखने का मन हो तो। चाइना विल सून बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑन एन एम्बिशियस न्यू रेलवे लाइन कनेक्टिंग जिनजियांग और तिब्बत। तो ये दोनों को वो कनेक्ट कर रहा है, जिनजियांग और तिब्बत को, और ये क्लोजली रन होगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से, इसलिए हमें इसे पढ़ने की नीड है। एंड थ्रू द डिस्प्यूटेड अक्साई चीन रीजन अकॉर्डिंग टू अ न्यू रेलवे प्लान रिलीज बाय द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, TAR ने इसको रिलीज किया है कि जो अक्साई चीन है वहां और LOC से होते हुए गुजरेगी ये रेलवे लाइन जिनजियांग से तिब्बत। अब देखना है सर ये कि डिस्टेंस कितनी और कब तक खत्म होगा। प्रपोज्ड प्लान है ये 1400 किलोमीटर का है। रेल नेटवर्क टू 4000 किलोमीटर बाई 2025 फ्रॉम द करंट 1400। अभी कितना है 1400, 2025 यानी 2-3 साल में हम ये बोल रहे हैं कि हम 4000 किलोमीटर तक बना लेंगे। ठीक है, आगे है द मोस्ट एम्बिशियस न्यू प्लान इज द जिनजियांग तिब्बत रेलवे, और ये G219 नेशनल हाईवे से गुजर रही है। ये इंपॉर्टेंट है कि किस नेशनल हाईवे से गुजर रही है, तो G219। द कंस्ट्रक्शन ऑफ जिनजियांग तिब्बत हाईवे थरो अक्साई चीन ट्रिगर्ड टेंशंस बिटवीन इंडिया चाइना इन द लेड अप टू द 1962 वॉर। इस टाइम पे इमरजेंसी लगाई गई थी सेकेंड टाइम पे एक्सटर्नल एग्रेशंस के नाम पे। तो ये चीज है G219 याद रखना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। डिस्टेंस याद रखना 2025 तक कितना हो जाएगा, और किस किस डिस्प्यूटेड एरिया में चाइना के साथ इंडिया का बॉर्डर कितना शेयर होता है, और जापान का वो चीज याद रखना बस। रूट है आपको विल बिगिन शिगास्ते इन तिब्बत और रन थ्रू द नेपाल बॉर्डर बिफोर कटिंग थ्रू द अक्साई चीन एंड एंडिंग होतान इन जिनजियांग। ठीक है, इस तरह से भी याद रख सकते हो कि शिगास्ते से होतान जाएगा, शिगास्ते तिब्बत में और होतान जिनजियांग में। ये रूट कहां से पास करेगा, पैंगोंग लेक से पास करेगा, शिगास्ते अभी जस्ट बताया ही। नाउ द स्पिरिट ऑफ लॉज लाइज इन द डिसेंटिंग जजमेंट। देखो ये इंटरेस्टिंग है आर्टिकल, जिसमें ये बताया गया है कि जो डिसेंट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है जजमेंट में। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना जजमेंट 4:1 से आया, तो ये जो 1 है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट प्रोवाइड करता है आगे के प्रेसिडेंस में, कि भाई उस जजमेंट में इसने डिसेंट किया था। 4 लोगों ने कहा था सही है, 1 ने कहा था नहीं है। आप अगर केशवानंदा भारती भी देखो तो उसमें 13 जज बेंच थी, लेकिन 6 लोगों ने डिसेंट किया था मेन जजमेंट से, तो बहुत बड़ी बात होती है डिसेंट। अच्छा डिसेंट देखोगे तो आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर पे चले जाना, आर्टिकल 145 क्लॉज 6 जो है वो बात करता है डिसेंट के बारे में। आर्टिकल 145 रिकॉर्ड्स के बारे में बात करेगा, सुप्रीम कोर्ट रूल्स के बारे में, रूल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और 145 क्लॉज 6 बात करता है डिसेंट के बारे में। तो उसको देखना और आर्टिकल 145 देखना, बस बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। द सैगा ऑफ अपॉइंटिंग जस्टिस विक्टोरिया गौरिया बहुत बार देख चुके हैं, एक बार प्लीज लास्ट वीक की वीडियोस देख लेना, वहां से ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। AMC स्टैंड फॉर इंडियन डिफेंस एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है इसका आंसर। व्हाट इज द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस? अच्छा वेयर, इजी। नलसा कब आया था? 2014 में आया था नलसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। अच्छा एक बात बताना कि फ्री लीगल एड कौन से आर्टिकल में है? ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर, ये तो सबसे आसान है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ये तो ऐसे स्टेटमेंट ही बन गया पूरा, याद ही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द इंडियन सिटी कैलिको। आज के लिए इतना ही, एंड दीज आर द सम चैनल्स वेयर यू कैन फॉलो अस फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग अपडेट्स। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।